Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया का मतलब है मसल में आई हुई अशक्ति, और ग्रेविस का मतलब तो आपको पता ही है। तो ये जो मसल में आती है वीकनेस, वो फ्लक्चुएटिंग रहती है। इधर आंखें दिख रही है ना, कभी ड्रूपिंग हो गया है, कभी अच्छी हो गई है। ऐसी शुरुआत में तो होता है। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। कांति भाई मोटर मैकेनिक, एक्चुअली शुरू में तो वो उनकी आंखें कभी बंद होती थी, कभी वापस थोड़ी देर बंद रखते थे, चालू हो जाती थी। ऐसे 4-6 महीने से चल रहा था। बाद में शोल्डर यहाँ पे तकलीफ होती थी, काम करते थे, थोड़ी देर आराम करना पड़ता था, फिर ठीक हो जाते थे। फिर बाद में तो एक्चुअली लास्ट 15-20 दिन से 1988 की बात है, मेरे पास आने के पहले उनके खाना खाते वक्त उनको नाक में से पानी निकलने लग गया था, बोलना धीमे हो गया था, आंखें प्रैक्टिकली बंद हो गई थी। उनका उन्होंने सिटी स्कैन करा लिया था, B12 के इंजेक्शन ले लिए थे, बॉटल ले लिए थे, सब कर लिया था। मेरे पास आए तब मुझे लगा शायद इनको मायस्थेनिया है। उसका एक इंजेक्शन आता है एसिटाइल कोलिन का, वो दिया, और इंजेक्शन के बाद में तो क्या, उनकी आंखें भी खुल गई और उन्होंने फटाफट एक बिस्किट का पैकेट लिया और खा लिया। बोला, अरे मेरी गाड़ी की मेरी बॉडी की कार चालू हो गई है, देखो मेरी कार जैसे, अब तो मैं एकदम अच्छा हो गया, मैं जा रहा। मैं क्या, कांति भाई रुको, आप जा नहीं सकते, अभी तो आपको सब समझना है बीमारी क्या है। अब मैं आपको सबको ही समझा रही हूँ इस बीमारी के बारे में। सबसे ज़्यादा 70% लोगों में आँखों पे असर होता है। क्या हो जाता है, आँख जो पापड़ है नीचे आ जाती, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रूपिंग। बाद में कभी कभी वो आँख एक थोड़ी पापड़ नीचे आई है और आँख में कमजोरी लग रही है, उसके कारण दिखने में भी काफ़ी बार डबल दिखता है। फिर खाने में चबाने में तकलीफ होती है, यहाँ के जौ के स्नायु थक जाते हैं। फिर निगलने में तकलीफ होती है, और खाते वक्त ठसका लगता है, खाना खा नहीं पाते, कफिंग शुरू हो जाता है, वो भी आप ठीक से कर नहीं पाते। बोलने में स्लर्ड स्पीच, आपको अगर ज़ोर से पढ़ने को बोलो, ज़ोर से नहीं बोल सकते, बोलोगे तो 1 2 3 4 बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे धीमे धीमे होते जाता है। और गर्दन, किसी किसी के गर्दन में असर होगा तो वो गर्दन ऐसे बैठे बैठे ऐसे नीचे आ जाएगी। और शोल्डर पर से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। एक पुजारी थे, तो उनको आरती में 10-1 मिनट लग जाते थे, तो आरती पूरा अच्छी तरह से कर लेते थे। पर बाद में जब उनकी ये बीमारी बढ़ी तो आरती 5-7 मिनट हुए उसको किसी को देनी पड़ी थी। बाद में तो उनको थोड़ी सी आरती करना भी मुश्किल हो रहा था। तो वो पुजारी की बीमारी भी मायस्थेनिया ही थी। मायस्थेनिया के दूसरे लक्षण है, थकान लगती है, और काफ़ी बार अगर सभी चीज़ें होगी, नाक में से पानी निकल रहा है जो खाते वक्त, या बोलने में तकलीफ हो रही है, आंखें बंद हो रही है, तो उसके कारण में काफ़ी बार किसी को सांस की तकलीफ भी होती है, और बीमारी काफ़ी बड़ी, उस टाइम पे बीमारी काफ़ी बड़ी हुई रहती है। तो मोस्ट कॉमन तो इनकी आँखों का ही असर होता है। अगर एक आँख बंद हो रही है, समझो पढ़ते पढ़ते या कुछ करते वक्त, तो आप क्या करो, सिंपल आइस पैक रख लो आँख के ऊपर, और 10 मिनट के बाद देखो, शायद आपकी आँख पूरी खुल जाएगी। मायस्थेनिया तो नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, आपको जाके डॉक्टर के पास सभी टेस्ट कराने पड़ेंगे। उसमें एक तो RNA से रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, उसके सिवा न्यूरोस्टिग्मिन टेस्ट, मेन चीज़ ACH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूँगी। और उस थाइमस है क्या, एक थाइमस नाम की ग्रंथि जो अपने यहाँ पे होती है चेस्ट के अंदर, कोविड के टाइम मैंने बहुत सुना होगा, उसके कारण तो ये बीमारी नहीं है ना, वो देखना पड़े। थायराइड टेस्ट कंपलसरी है। आपके स्नायु ऐसे ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको ये जो नर्व्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कराती है। एक्चुअली आपका दिमाग बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से काम करता है। ये न्यूरॉन होते हैं, इनके कनेक्शन होते हैं, ये जहाँ पे जाएंगे उस चीज़ से काम कराते हैं। ये न्यूरॉन का ये एक्सॉन है या कनेक्शन, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर ये डायरेक्टली नर्व ऐसे अंदर नहीं जा रही है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। अब ये जो है नर्व का एंडिंग, ये ऐसे डायरेक्टली ऐसे अंदर नहीं जा रहा है, उसको एकदम बहुत एक नॉब जैसे एक ग्लोबुलर शेप में बनाया हुआ है। और ये जो मसल है, ये इसके फाइबर है, उसके ऊपर जो कवर रहता है उसको भी फोल्डिंग में डाला हुआ है, इन दोनों के बीच में गैप है। तो इसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर,
वो ऊपर से जब इम्पल्स आएगा दिमाग से या कहीं से स्पाइनल कॉर्ड से, भाई ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तब ए नर्व एंडिंग में से एसिटाइलकोलिन निकल के ए रिसेप्टर पे जाके चिपक जाते हैं। अब मायस्थेनिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हो गई है। ये एंटीबॉडीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी क्या होता है, आपके शरीर के अंदर की जो कोई सेल है उसको ही फॉरेन सेल समझ लेते हैं, यानी आपकी खुद की, और एक्चुअली इम्यूनिटी अच्छी बात है। मेरी अभी स्टाफ ने बोला इम्यूनिटी तो अच्छी होती है, एंटीबॉडीज़ भी अच्छे होते हैं। फिर ऐसे कैसे? देखो, एंटीबॉडीज़ अच्छे होते हैं अगर वो फॉरेन के अगेंस्ट हो, पर खुद के ही अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ काम कर रही है तो वो खराब हो गई। अब आपको क्या है, इन नॉब में से एसिटाइलकोलिन बाहर आ रहा है और रिसेप्टर पे चिपक रहा है, और जितना चाहिए उतना मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी क्वांटिटी से ए जा रहा है। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ आ गई, तो अब ये रिसेप्टर्स के ऊपर एंटीबॉडी चिपक जाएगी। अब ये एंटीबॉडी चिपक गई तो एसिटाइलकोलिन को चिपकने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, तो वो स्नायु कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। शुरू में हो सकता है एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे आपके शुरुआत में आप कोई काम शुरू करते हो तो आंखें चलो आपकी खुली रह के आप काम कर सकते हो। बाद में एक पूरा क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो रहा है और यहाँ तो एंटीबॉडी चिपके हुई है, तो आँख बंद होने लग जाती है। तो इसमें जो स्नायु की वीकनेस है वो फ्लक्चुएटिंग रहती है, एक साथ एक जैसी नहीं रहती। कभी लगेगा ये तो अच्छा है, कभी तो लगेगा अरे इसकी आँख बंद हो गई है, कभी लगेगा अभी तो ये खा पाया है, कभी लगेगा नहीं खा पाया है। तो ये हुआ इनका ये रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो अभी ये अपने क्यों काम आएगा, इसलिए कि हम ट्रीटमेंट इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। अब ये जो इसके ऊपर पहली मेन चीज़ क्या है, एसिटाइलकोलिन। ये इसके अंदर वेजिकल है, इधर आ रहे हैं। अब ये रिसेप्टर है, इसके एंटीबॉडीज़ एसिटाइलकोलिन को चिपकने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एसिटाइलकोलिन की गोली यानी वो पायरिडोस्टिग्मिन दे देंगे, तो पायरिडोस्टिग्मिन से एसिटाइलकोलिन का काम हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर उसका असर कितना होगा, 6 घंटे 8 घंटे, फिर बाद में वापस गोली देनी पड़ेगी। कायम तो वैसे नहीं चला पाएंगे, और कायम वैसे चलाएंगे तो ये रिसेप्टर को एंटीबॉडीज़ खा जाएगी, तो अपने को एंटीबॉडीज़ हटानी पड़ेगी। एंटीबॉडीज़ कैसे हटाओगे, आप स्टीरॉयड से हटा सकते हो। स्टीरॉयड कोविड अभी तो बहुत सुना हुआ है, पर स्टीरॉयड बहुत लंबे टाइम नहीं दे सकते। स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट है, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, सूजन आती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारे। तो आपको दूसरी डिसीज मॉडिफाइंग दवाइयाँ देनी पड़ेगी। अजाथायोप्रिन है, माइकोफिलिन मोफिनेट है, डिटॉक्सीमॉब है, और भी नई नई दवाइयाँ आती रहेगी। पर ऐसे ही नहीं है कि इसका मतलब आप सबके सब दवाइयाँ दे के एकदम पेशेंट को अच्छा कर दोगे। इसमें बहुत सिस्टमेटिक जाना पड़ता है, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कम से जाओ धीमे धीमे बढ़ाना है। फिर अगर किसी को थाइमस की ग्रंथि है तो उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ता है, और काफ़ी बार थाइमस का ऑपरेशन कराने के बाद में 2-3 साल के बाद में पेशेंट पूरा अच्छा भी हो जाता है। पर कभी कभी एकदम बहुत बीमारी बढ़ गई है, खाने में भी दिक्कत आ रही है, निगल नहीं पा रहे हैं, राइस ट्यूब डाला हुआ है, सांस में तकलीफ हो रही है, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, एंटीबॉडीज़ बहुत बढ़ गई है, क्या करोगे? तो उस क्राइसिस को पार करने के लिए हमारे पास प्लाज्मा फेरेसिस है, यानी हम प्लाज्मा बदली कर रहे हैं या इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दे रहे हैं, वो करके वो क्राइसिस का टाइड ओवर कर रहे हैं। पर वो क्राइसिस टाइड ओवर कर रहे हैं, पर उसके साथ जो नई नई एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही है उसके लिए तो आपको दवाओं के कोर्स देने ही पड़ेंगे। अरे बाप रे, आप डर गए? डरो मत। एक्चुअली काफ़ी बार क्या है, हम स्टेरॉइड चालू करते हैं, दूसरी एक आध गोली चालू करती है, महीने भर में तो पेशेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सिर्फ आँख की तकलीफ होगी तो उसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत कम दवा के डोज में भी अच्छे रहते हैं। काफ़ी बार दवाइयाँ बंद होने के बाद भी काफ़ी दिन तक अच्छे रहते हैं। पर जिसको जनरलाइज या काफ़ी जगह पे बीमारी है उन लोगों को लंबे टाइम तक, और थाइमस भी नहीं है तो लंबे टाइम तक दवा चालू रखनी पड़ती है। काफ़ी बार थोड़े बहुत कम, बहुत ज़्यादा डोज में दवा कायम भी लेनी पड़ती है। डोसेज जैसे जैसे बीमारी कंट्रोल में आती है बहुत कम होते जाते हैं, पर काफ़ी बार दवा बंद कर भी हो जाती है। उसके बाद में 1 साल 2 साल 5 साल के बाद बीमारी उतला भी खा सकती है, बोल नहीं सकते, किसी की अच्छी भी हो जाती है। बड़ी उम्र में जब बीमारी होती है तो काफ़ी बार दवाइयों के डोज काफ़ी कम लगते हैं।
सो हर एक की बीमारी अलग है। इस बीमारी का इलाज आप खुद के खुद मत करो, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग करके करना पड़ता है। और वो प्लानिंग परफेक्ट हो गया तो बाद में आपको डॉक्टर रोज़ नहीं बुलाएंगे, काफ़ी बार तो 3-3 महीने के बाद बुलाते हैं। मेरे को लगता है उतना तो जानना चाहिए और दवाइयों के डोज जैसे ज़रूरी पड़े वैसे एडजस्ट कर लेने चाहिए। अगर दवाइयाँ बंद भी हो गई हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, तो बाद में कभी थोड़ी सी भी तकलीफ लगे जाके मिल लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है मायस्थेनिया, डरो मत, आँखें नीचे आ रही है या काम करते करते आँख बंद हो रही है, खाने में तकलीफ हो रही है, स्वेलिंग में तकलीफ हो रही है, जबान ये हो रही है, गर्दन नीचे हो रही है, या आप कोई काम करते वक्त शोल्डर नीचे आ रहा है, इसमें से कोई भी लक्षण मिले तो मायस्थेनिया तो नहीं है ना, चेकअप करा लो, इस पे श्योर इलाज है। थैंक यू।